Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Previous class में we started with the third chapter of organic chemistry. Aldehydes and ketones हमने start करा था. इस chapter में मैंने आपको बताया था the complete name of this chapter is aldehydes, ketones and carboxylic acids. 3 functional groups आपको नाम में सुनाई दे रहे हैं, but practically speaking ये 2 ही हैं, क्योंकि aldehydes और ketones को collectively हम carbonyl group consider करते हैं. वो दोनों almost एक जैसी ही properties exhibit करते हैं. उनकी काफी सारी प्रिपरेशंस भी सिमिलर होती हैं, तो हम दोनों को एक साथ पढ़ना स्टार्ट करा था हम लोगों ने अंडर द हेडिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एंड वी इनिशियली स्टार्टेड द प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. और मैं आपको 4-5 प्रिपरेशंस ऑलरेडी करवा चुका था. सबसे पहली प्रिपरेशन हम लोगों ने देखी थी फ्रॉम अल्कोहल्स, एंड फ्रॉम अल्कोहल्स के अंदर हमने 2 पार्ट्स डिस्कस करे थे. सबसे पहला पार्ट था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स का ना 2 तरह का ऑक्सीडेशन होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडेशन और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन. But इस particular case में we are just supposed to carry out the mild oxidation using mild oxidizing agents like Collins reagent या PCC. Strong oxidizing agents use नहीं कर रहे हैं आपने, like potassium dichromate या potassium permanganate, क्योंकि अगर आप strong oxidizing agent use करेंगे ना, एक सेकंड बोर्ड पे देखिए, देखो CH3CH2OH. Strong oxidizing agent क्या करता है, अल्फा कार्बन पे से दोनों H हटा देता है और बदले में डबल बॉन्ड O लगा देता है. अब जैसे इमेजिन करो अगर यहाँ से दोनों H हट के नीचे डबल बॉन्ड लग गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. हमें एसिड नहीं बनाना, हमें इसे एल्डिहाइड वाली स्टेज पे रोकना है. तो हमें इसका एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है. हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं यहाँ से एक H हटे, 2 H ना हटे. सो दैट्स व्हाई हमने पीसीसी या कॉलिन्स रिएजेंट लिया. पीसीसी क्या करता है, एक H यहाँ से हटाता है, एक H यहाँ से हटाता है और यहाँ डबल बॉन्ड आके प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनते हैं. ठीक है. उसके बाद दूसरी प्रिपरेशन वाज ऑलमोस्ट सिमिलर. दूसरी प्रिपरेशन में बस हमने ऑक्सीडेशन नाम ना लिख के हमने कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन नाम लिखा था. कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि 573 केल्विन पे जब आप किसी अल्कोहल को हीट करेंगे तो कॉपर भी एग्जैक्टली सेम टास्क परफॉर्म करेगा जैसे पीसीसी करता है. एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनेंगे. दोनों रिएक्शन सेम ही है, बस कंडीशंस का फर्क है. इसके अलावा हमने सेकंड प्रिपरेशन के अंदर भी 2 पार्ट्स करे थे. द सेकंड प्रिपरेशन वाज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स. एसिड क्लोराइड से एक तो मैंने रोजनमंड रिडक्शन करवाया था. दैट इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन. रोजनमंड रिडक्शन में हम किसी भी एसिड क्लोराइड RCOCl को पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, बेसिकली कैटलिस्ट यहाँ पे पैलेडियम ही है, उसे पॉइजन करने के लिए हमने बेरियम सल्फेट मिला दिया. तो पैलेडियम पॉइजन विद बेरियम सल्फेट से जब आप उसे रिड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन से रिड्यूस करेंगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो बेसिकली एसिड क्लोराइड का Cl हटके H लग जाता है और एल्डिहाइड बन जाता है. इस रिएक्शन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने ये बताई थी जो एज अ क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि मेन कैटलिस्ट तो यहाँ पे पैलेडियम ही है, बेरियम सल्फेट क्यों लिया गया. तो पैलेडियम को पॉइजन करा गया बेरियम सल्फेट से ताकि पैलेडियम की सक्सेसिव एक्टिविटी ना एग्जिबिट कर सके. अदरवाइज पैलेडियम बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर सकता है कि पहले वो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर उस एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि वो फर्दर रिडक्शन जो है ना पैलेडियम की प्रेजेंस में वो ना हो जाए, इसलिए हम पैलेडियम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसे पॉइजन कर देते हैं. ठीक है. सो बेरियम सल्फेट इसलिए मिलाया गया है ताकि बनने वाला एल्डिहाइड पे ही रुका रहे, वो फर्दर रिड्यूस ना हो जाए अल्कोहल तक. उसके बाद हमने एसिड क्लोराइड से ही एक नई प्रिपरेशन देखी थी, एक और प्रिपरेशन देखी थी बाय ट्रीटिंग 2 moles ऑफ एसिड क्लोराइड्स विद डाइल्काइल कैडमियम. ठीक है. डाइल्काइल कैडमियम इज जस्ट R2CD. आप किसी भी एसिड क्लोराइड्स को जब R2CD से रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड क्लोराइड के Cl हट जाएंगे और क्या डाइल्काइल कैडमियम में जो एल्काइल ग्रुप है ना वो लग जाएंगे Cl के बाद. तो आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के कीटोन्स मिल सकते हैं इस केस में. उसके बाद मेरे ख्याल से इसी के बाद हमने तीसरी प्रिपरेशन ओजोनोलिसिस करी थी. ओजोनोलिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं. आज भी मैं आपको एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे ओजोनोलिसिस का एक एग्जांपल करवाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि किस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जा सकता है. ओजोनोलिसिस इज अ प्रॉपर्टी जहां पे ओजोनोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे हम एल्कीन्स को ओजोन से रिएक्ट करवाते हैं. और जब आप किसी भी एल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करवाएंगे तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स हैं, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, सिग्मा एज वेल एज पाई. बेसिकली जब दोनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे तो मॉलिक्यूल 2 फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाना चाहिए. लेकिन इनिशियली जो ओजोन है उसके 3 ऑक्सीजन उन 2 कार्बन के बीच में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के उस मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखते हैं. ठीक है.
मतलब दोनों बॉन्ड टूट तो गए लेकिन अभी भी मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं हुआ, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर के थ्रू एक ओजोनाइट बन गया एंड द मॉलिक्यूल इज स्टिल वन सिंगल एंटिटी। इसके बाद जब इस साइक्लिक ओजोनाइट को हम जिंक की प्रेजेंस में वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो जो ओजोनाइट बना है उसमें वाई क्लीवेज, वाई शेप में क्लीवेज होगी। आप देखेंगे ड्यूरिंग दैट वाई क्लीवेज हर कार्बन अपने ऊपर वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ता है लेकिन नीचे वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा कर लेता है। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एल्कीन इसमें एल्डिहाइड्स भी मिल सकते हैं और कीटोन्स भी मिल सकते हैं। ओजोनोलिसिस के जितने भी 2-3 एग्जांपल्स मैंने करवाए थे उसमें कोई डाउट तो नहीं है, आपको क्लियर हो गए थे वो? मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था उस दिन ओजोनोलिसिस का। ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट इज वेरी सिंपल, जो भी आपको एल्कीन दिया जाता है उसमें एल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और हर कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना देना है, ठीक है। एंड अगर शॉर्टकट से प्रोडक्ट बनाना इतना इजी है तो प्रोडक्ट से बैकवर्ड रिएक्टेंट एनालाइज करना भी इक्वली इजी। अगर आपको किसी भी ओजोनोलिसिस के बाय प्रोडक्ट्स बता दिए जाएं, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड दे दिए जाएं कि ये और ये 2 कार्बोनाइल कंपाउंड मिले, आप बताइए कौन से एल्कीन से मिले होंगे। तो आप उन दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड का डबल बॉन्ड ओ हटा दो और दोनों कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से अटैच करवाई थी मैंने इसकी प्रैक्टिस आपको, जो भी आपको मैंने शायद 1-2 एग्जांपल्स करवाए थे। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन को कनेक्ट करा था हमने। एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया होगा कि एन एल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस गिव्स इथेनॉल एज द ओनली प्रोडक्ट। तो इथेनॉल एज द ओनली प्रोडक्ट का मतलब है आप मान लीजिए कि 2 इथेनॉल मिले हो, तो दोनों इथेनॉल को हमने फेस टू फेस ऑन द प्रोडक्ट साइड बनाया और उनका डबल बॉन्ड हटा के कार्बन कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, तो हमें ब्यूटेन मिला था रिएक्टेंट। तो मेरे ख्याल से हमने यहीं तक करा था। ओजोनोलिसिस जितना भी हमने करा उसमें कोई डाउट तो नहीं? बताइए। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कोहल का, सर सेकेंडरी में तो हम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी में स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने से एक प्रॉब्लम होती है कि जो कीटोन बनता है ना, वो कीटोन फर्दर रिडक्टिव ऑक्सीडेशन अंडरगो कर सकता है, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। वहां पे भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजेशन करने से बन तो जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन चांसेस होते हैं कि वो बनने वाला कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, सही है। इसलिए प्रेफरेबल ये है कि आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट प्रीवियस किसी भी रिएक्शन में, या आगे कंटिन्यू करें? यस, ठीक है। देखिए ओजोनोलिसिस की एक कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन जो अक्सर वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है वो लिखिए। क्वेश्चन लिखो, the ozonolysis products of orthoxylene are अब देखिए 4 ऑप्शंस देखिए भाई, अब आपको ये खुद करना होगा, लेकिन पहले क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो आपको समझना होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शंस ये नहीं है, ऑप्शंस है आपके ये ए एंड सी, दूसरी पॉसिबिलिटी है ए एंड बी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए बी एंड सी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ए एंड डी। सबसे पहले आप सब लोग बताइए, डू यू ऑल नो कि ऑर्थोजाइलीन क्या होता है, या ये भी नहीं मालूम? मालूम है किसी को? नहीं? अच्छा, टोलुइन मालूम है क्या होता है? सर एक टोलुइन तो मालूम होगा। सर बेंजीन पे टोलुइन 2 क्या होता है? CH3। टोलुइन होता है रिंग के ऊपर CH3, एक CH3 टोलुइन, 2 CH3 जाइलीन, और दोनों CH3 ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थोजाइलीन, ठीक है ना। तो 2 एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाइए बेंजीन के ऊपर और बेंजीन का ओजोनोलिसिस करिए। अब देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, पहले आप 1 सेकंड बोर्ड पे देखिए। ऑर्थोजाइलीन का तो आप खुद करना, मैं पहले आपको खाली बेंजीन के बारे में बता दूं। दिस इज बेंजीन, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे जब आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां वहां ओजोनाइट बनेगा,
ठीक है, तो आपको देखो एक तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां ओजोनाइड इस तरह से बनना चाहिए, फिर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे ओजोनाइड इस तरह से बनना चाहिए, फिर ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यहां पे ओजोनाइड इस तरह से बनना चाहिए। फिर जब आप इसका जिंक से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पे भी बाई क्लीवेज होगी, यहां पे भी बाई क्लीवेज होगी, यहां पे भी बाई क्लीवेज होगी। अब आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि कैसे करना है, तो मैंने बेंजीन के ऊपर करा है, ऑर्थोजाइलिन के ऊपर आप खुद करिए एंड सेलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन। ट्राई करो एक बार। ऑर्थोजाइलिन मतलब रिंग के ऊपर 2 CH3 ऑर्थो पोजीशन है, मिथाइल मिथाइल बराबर बराबर। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली पूछा जाता है वेरियस एग्जाम्स में, एक बार ट्राई करो। अगर आप इसे किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे करेंगे, कुछ स्टार्टिंग में नहीं पता चल रही, तो बताइएगा मुझे। ए एंड बी आ रहा है आपका? ओके, बाकी सब लोग करो। सर ए एंड बी। ए एंड बी आपका भी पंकज। अभी तो क्या है तुम कुछ सर ए एंड बी। अरे सुन तो ओके आयुषी, अभी आप में से जिसको डाउट है वो हैंड रेज करिए। अक्षित, अनन्या, गौरांग, अंशिका, कार्तिक, काशवी, किसी को भी डाउट है? केशव, सर ए एंड श्रुति, बी। वंश। ओके अनन्या, ए एंड बी आ रहा है आपका भी।
हुआ निखिल? वंशिका करना देना, बताओ जो आ रहे हैं। सर एक तो सी वाला आ रहा है और एक बी वाला आ रहा है। यस मेरा भी बी और सी आ सर रहा है। मेरा भी ए और सी आ रहा है। बी और सी ऑप्शन नहीं दिया मैंने? नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका क्या आ रहा है श्रेया? सर मेरा भी ए बी और सी आ रहा है। ए बी और सी, मतलब ये वाला थर्ड ऑप्शन। यस सर। श्रेया मुझे समझाओ कैसे आए। सर पहले तो जब हमने सर समझाऊं कैसे अब ये- मतलब आपने ऑर्थोसाइलिन का ओजोनोलिसिस करा और आपको ये वाले 3 प्रोडक्ट मिल गए। यस सर मिले तो है, अब ये नहीं पता कि सही है गलत है। आपने एक बार ओजोनोलिसिस करा और आपको ये 3 प्रोडक्ट मिल गए। देखो मैं समझाता हूं आपको क्या क्या ट्विस्ट क्या है इस तो क्वेश्चन। कंफर्म्ड है। देखो मैं ये ऑप्शंस मैं यहां से मिटा रहा हूं, मेरे को करके दिखाना है, बट आपको मैं इन्हीं से समझा दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो ऑर्थोसाइलिन, मैं इसे ओपन करके लिखता हूं ऑर्थोसाइलिन को। ये बताइए क्या ये ऑर्थोसाइलिन मैंने सही बनाया है? यस सर। बेंजीन रिंग पे 2 एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप्स, और जिन कार्बन पे मिथाइल है फिर उन कार्बन पे H नहीं, क्योंकि H हटा के मिथाइल लगा है। सही है, लेकिन आप ऑर्थोसाइलिन ऐसे भी तो ले सकते थे। सर मिथाइल वालों के बीच में डबल बॉन्ड और बाकी उसके हिसाब से। क्योंकि रिंग रेजोनेंस शो करती है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दूसरी तरफ भी ले सकते थे, ये भी ऑर्थोसाइलिन Yes. है। तो आपको इससे भी प्रोडक्ट्स एनालाइज करने हैं और इससे भी प्रोडक्ट एनालाइज करने हैं। इससे करोगे तो इनमें से कोई 2 मिलेंगे, इससे करोगे तो कोई तीसरा भी नया मिल जाएगा। तो बेसिकली जब आप दोनों से करोगे ना तो आप देखोगे ए बी और सी तीनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैं करके दिखाता हूं, मैं अभी शॉर्टकट से करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ना है जहां पे भी डबल बॉन्ड है, और हर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा। तो हमने एक इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 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 एक इस पे, एक इस पे। तो देखो CHO वाला प्रोडक्ट तो मिल रहा है, बी मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो CH3COCHO, CH3COCHO, और ये भी वही है CH3COCHO। तो A और B तो इस वाले से मिल रहे हैं जब आपने डबल बॉन्ड यहां पे लिया था, जिन कार्बन पे मिथाइल लगाया उनके बीच में डबल बॉन्ड था। अब ये वाला कर देखते हैं। देखिए इससे जब आप शॉर्टकट फॉलो करोगे तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड तोड़े सारे, और हर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया। देखो इस पे डबल बॉन्ड हो, 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 इस पे डबल। अब देखो CHO और ये भी CHO, ये तो यही वाला प्रोडक्ट हो गया बी। लेकिन ये देखिए CH3CO CH3, इससे ये भी मिल गया, देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर था वो A B और C दोनों था, ऑप्शन 3 जो मैंने दिया था, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, रेजोनेंस बेस्ड है ऑर्थोसाइलिन। कुछ स्टूडेंट ऐसे बनाएंगे और सिर्फ इसके हिसाब से 2 प्रोडक्ट्स मार्क करे आएंगे, कुछ स्टूडेंट शायद ये वाला बनाए उसके हिसाब से 2 प्रोडक्ट मार्क करें, लेकिन आपको दोनों को कंसिडरेशन में लेके कलेक्टिव प्रोडक्ट्स मार्क करने होते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? बताइए सबको समझ में आया? यस यस तो A B और C तीनों ऑप्शंस थे इस केस के, सही है। ऑर्थोसाइलिन भी आपको दोनों तरह का एनालाइज करते हुए, इमेजिन करते हुए और फिर प्रोडक्ट बनाने होंगे। और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल तो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही आएगा, तो ऑब्वियसली आपको पूरा ओजोनाइड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शॉर्टकट फॉलो करके इसके प्रोडक्ट्स एनालाइज कर सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है, कोई चीज नहीं क्लियर हुई तो बताइए।
अक्षित क्लियर है? आयुषी, अक्षित, हार्दिक? Yes, sir. ओके। सो नाउ आई सपोज कि ओजोनोलिसिस आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो चुकी होगी। ये भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की एक प्रिपरेशन है। दिस वाज प्रिपरेशन नंबर 3। 3 ठीक, अब फोर्थ प्रिपरेशन। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। सिंपल रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस वाली ये जो प्रिपरेशन है, इसको आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। हाइड्रेशन वर्ड कहीं पे भी आप पढ़ो ना, तो हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी चीज में वाटर का एडिशन करते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक करा, एक कार्बन पे H, एक कार्बन पे OH, उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग डाली सबने? yes लिखिए, when alkynes are treated with water, when alkynes are treated with water, alkynes are treated with water in presence of HgSO4 and H2SO4 as a catalyst, HgSO4 and H2SO4 as a catalyst, then enols are obtained, which undergo tautomerism, to ultimately form a carbonyl group. To ultimately form a carbonyl group, और carbonyl group के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए mostly the keto form, mostly the keto form, mostly the keto form. done देखिए एक एग्जांपल देखिए ध्यान से। टॉटोमेरिज्म सुना है कभी आप लोगों ने, या आज पे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? नहीं सर सुना था Sir, सुना। ठीक है, कुछ लोगों ने सुना हुआ है शायद। आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होता है ना, वो दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये तो सुना ही होगा आपने। स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर 5 टाइप के आइसोमेरिज्म आते हैं, लेकिन आपको क्लास 11th में 4 टाइप के करवाए गए थे, क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म वाज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आपने चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामर्स सुने होंगे शायद। उन्हीं में एक कैटेगरी टॉटोमर्स भी होती है। देखिए मैं बताता हूं आपको क्या होता है। लेट अस टेक एनी एल्काइन। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एल्काइन, इथाइन। इस इथाइन पे हमें वाटर का एडिशन करना है in presence of HgSO4 and H2SO4 as a catalyst. Mercuric sulfate and sulfuric acid ये दोनों कैटलिस्ट हैं। वाटर का नॉर्मल एडिशन होगा, वाटर का H एक कार्बन पे चला जाएगा और OH दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, बीच का एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप बताइए क्या बनेगा। मान लो इस वाले पे H आ गया, ये हो जाएगा CH2, बीच में कितने बॉन्ड रह जाएंगे? डबल बॉन्ड रह जाएगा, और इस कार्बन पे आ जाएगा OH। ये एक ऐसा एल्कीन है जिसमें अल्कोहल भी है, तो इसे इनॉल बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन भी है और ऑल भी है। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन अल्कोहल ग्रुप ओवर अ डबली बॉन्डेड कार्बन, अल्कोहलिक ग्रुप ओवर एन अनसैचुरेटेड कार्बन, उसे इनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम नहीं है इनॉल, इसकी फैमिली, इसकी कैटेगरी है इनॉल। नाम तो इसका होगा इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, अब देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक रीअरेंजमेंट, इसने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। इसमें एक रीअरेंजमेंट होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में से ये पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट होके
कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला जाता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होके, सिग्मा नहीं टूटेगा, पाई टूटेगा, अगर यहां से एक पाई बॉन्ड टूट के यहां पे चला गया तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सीजन एक H को निकाल देगा और वो H निकल के इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये देखिए एल्डिहाइड। लेकिन ये रीअरेंजमेंट हुई क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि ये डबल बॉन्ड यहां से उठ के यहां चला गया? बड़ा सिंपल सा रीजन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। सो इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल ये रीअरेंजमेंट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड उधर चला गया, इन दोनों ने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया। उस इक्विलिब्रियम में 10% नियरली ये रहेगा, 90% वो बन जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो मेजर बना रहे। ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश रहेंगे। अब ये थोड़ा सा भी उधर जाएगा तो वो थोड़ा सा इधर भी आ जाएगा। लेकिन देखो एक इक्विलिब्रियम तो वो होता है कि 50-50 दोनों बन रहे, ये वो 50-50 वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। इसमें ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा मेजर अमाउंट में रहेगा, ऑन द इक्विलिब्रियम राइट साइड में ज्यादा शिफ्टेड रहेगा, इस साइड पे कम रहेगा। ठीक है, आप इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले चेक करो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स हैं। तो वो आइसोमर्स, ये याद रखिएगा, टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है व्हेन टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ऐसे आइसोमेरिज्म को टॉटोमेरिज्म, जब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहती हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम एक मेजर मोर स्टेबल फंक्शनल ग्रुप की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होता है, तो उसे इस टाइप के आइसोमेरिज्म को टॉटोमेरिज्म। मैं इसका मीनिंग भी लिखवाऊंगा अभी आपको, आप ये नोट करो। एक एग्जांपल आप खुद भी करिएगा, फिर और भी चीजें इसके बारे में डिस्कस करती हैं, ये नोट करिएगा। करा नोट? एक एग्जांपल जरा खुद करिए। ये इथाइन था, इथाइन से नेक्स्ट मेंबर ले लेते हैं प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके ऊपर करिए वही रिएक्शन। डन। सबने करा? Yes. Tell me the IUPAC name of the more stable final product. सब लोग बताइए, So propanol. जोर से बोलो। आप पंकज क्या बोला आपने? So propanol. आप बताओ। प्रोपेनोन या प्रोपेनल? प्रोपेनल आ रहा है, प्रोपेनोन। आपका क्या आ रहा है? ऑल। हाँ, मतलब अल्कोहल बन रहा है, तो वो तो फिर प्रोपीनॉल बन रहा होगा, बीच वाला प्रोडक्ट बन रहा होगा। आपने टॉटोमेरिज्म करा कि नहीं? प्रोपेनल। ओके, चिया का एल्डिहाइड बना है, और किसी का एल्डिहाइड बना है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन पे हमेशा मार्कोनिकॉव्स एडिशन होगा ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का H उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज्यादा H है, और OH इस कार्बन पे जाएगा। अगर आपने उल्टा करा है तो वो गलत है, मेजर प्रोडक्ट दिखाना है। तो देखिए CH3C
इस बीच वाले कार्बन पे जाएगा OH, डबल बॉन्ड इस पे जाएगा H। मार्कोनिक ऑफ एडिशन मालूम है ना, एडेंडम का H हमेशा उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे ज्यादा H होती है। तो इस पे एक भी H नहीं है, इस पे एक H है, तो H इस पे जाना था, OH इस पे जाना था। एक बार ये इनॉल फॉर्म बन गई, उसके बाद इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म के टाइम पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और यहां से एक H निकल के यहां पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C double bond O CH3। This is the keto form and this is the enol form, and that's why जो टॉटोमेरिज्म आप पढ़ रहे हो ना, इस टॉटोमेरिज्म का पूरा नाम होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई सा भी इथाइन ले लो, कोई सा भी इथाइन ले लो, आप ध्यान से सुनिए सब लोग मेरी बात। सिर्फ इस केस में, ओनली इन केस ऑफ, सॉरी, कोई सा भी अल्काइन ले लो, सिर्फ इथाइन के केस में आप देखेंगे आपको एल्डिहाइड मिलेगा। बाकी आप प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन कुछ भी ले लो, बाकी सब में आपको कीटोन ही मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमने इस आइसोमेरिज्म को एक जनरल नेम दे रखा है, द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ऑल्दो यहाँ पे एल्डो भी मिला है, लेकिन एल्डो तो सिर्फ एक ही केस में मिलता है, बाकी सब केसेस में तो मार्कोनिक ऑफ फॉलो होगा और हमेशा OH अंदर की तरफ जाएगा। OH कभी भी कॉर्नर वाले पे जाएगा ही नहीं, OH हमेशा अंदर वाले पे जाएगा, तो आपको बाकी सब केसेस में कीटोन ही मिलेगा। सही है, सो दैट्स व्हाई इस आइसोमेरिज्म को कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। सही है, और इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू द इनॉल फॉर्म। हाँ जी, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन सिर्फ और सिर्फ HBr के एडिशन के लिए होता है और किसी भी चीज के लिए नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिए, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऐसा नहीं कि वाटर का एडिशन भी एंटी मार्कोनिक ऑफ से कर दोगे या किसी भी चीज का कर दोगे, सिर्फ जब HX का एडिशन करते हैं ना, तो उसमें HBr के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ कहीं नहीं होता, नथिंग एल्स। ओके, ये नोट करा। अब एक स्टेटमेंट लिखिए सब लोग इसके अंदर, tautomerism is a kind of isomerism. Tautomerism is a kind of isomerism. Tautomerism is a kind of isomerism in which two different functional groups exist in a dynamic equilibrium with each other. Two different functional groups exist in a dynamic equilibrium with each other. Further लिखें, during the keto enol tautomerism, the equilibrium lies more towards the keto form, since के आगे ऐसे लिखेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड is more stable than carbon-carbon double bond. More stable than carbon-carbon double bond. एक स्टेटमेंट और लिखिए नेक्स्ट लाइन में, for the existence of tautomerism, presence of alpha carbon atom, presence of alpha hydrogen atom over the unsaturated carbon
presence of alpha hydrogen atom over the unsaturated carbon is necessary. Is necessary. देखो इस लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, इस इनॉल फॉर्म को देखिए, इस इनॉल फॉर्म में ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है, इसके बराबर वाले कार्बन पे जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, वैसे तो अनसैचुरेटेड ये इसके बराबर ये भी है कार्बन, लेकिन इसके बराबर वाला ये अनसैचुरेटेड कार्बन, इसमें हाइड्रोजन का होना जरूरी, ठीक है, या आप ये क्या लीजिए, इसको देख लो, इसके रेस्पेक्ट में इस अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना तो फिर ये इनॉल फॉर्म बन ही नहीं पाती। तो एग्जिस्टेंस ऑफ टॉटोमेरिज्म तभी होता है जब अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी होती है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं एग्जिस्ट हो पाएगा। गॉट इट? सब लोगों को बताइए, टॉटोमेरिज्म क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट? No, sir. सो दिस वाज वन ऑफ द प्रिपरेशन। ये मेनली इसमें कीटोन्स ही बनते हैं, सिर्फ ये वाला एग्जांपल है जिसमें एल्डिहाइड बनी, अदरवाइज तो बाकी सब जगह कीटोन ही मिले। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल सी प्रिपरेशन है, एक हमारी फिफ्थ प्रिपरेशन, फिफ्थ है ना, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली फॉर aryl ketones, only for aryl ketones। इसमें लिखिए when benzene is treated with, when benzene is treated with any acid chloride, any acid chloride in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3, then aromatic ketones are obtained. Then aromatic ketones are obtained. Aromatic ketones are obtained. देखिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। बोला था आशिका दोबारा बोलो। सर आपने इन द प्रेजेंस ऑफ क्या आगे क्या बोला है? In presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3, then aromatic ketones are obtained. Then aromatic ketones are obtained. Okay. फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से दो रिएक्शंस पढ़े हैं ना आपने, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब है कोई एल्काइल ग्रुप रिंग पे लगाना, और असाइलेशन का मतलब है कोई असाइल ग्रुप रिंग पे लगाना। आप लोगों को मालूम है असाइल ग्रुप कैसे कहते हैं? बताइए। असाइल ग्रुप, सिर्फ असाइल ग्रुप बताओ क्या? असाइल ग्रुप होता है RCO, ये पार्ट, दिस इज असाइल, ठीक है। और इस असाइल में अगर ये R मिथाइल है तो इसे एसिटाइल बोलते हैं। असाइल इज अ जनरल टर्म, एसिटाइल इज ओनली फॉर 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। एसिटाइल अगर यहां पे 3 होंगे तो उसे असाइल बोलेंगे, एसिटाइल नहीं बोलेंगे। एसिटाइल तो सिर्फ 2 कार्बन के लिए यूज होता है, सही है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर आप किसी भी रिंग को किसी भी एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, सिर्फ ये वाला ले लेते हैं CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3। कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग बताइए anhydrous AlCl3 यहाँ पे करता क्या है, ये मालूम है? सब लोग बताइए क्या रीजन है हमने anhydrous AlCl3 क्यों लिया है, क्या करेगा ये? हेटेरोडाइटिक बताओ। आपको ये याद होगा कि जो रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है? Electron rich. इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बिकॉज रिंग हैज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग न्यूक्लियोफिलिक होती है और रिंग के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही अटैक कर पाती है।
तो अगर आप चाहते हो कि ये CH3CO रिंग पे जाए तो इसे पॉजिटिव बनाना होगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह लिया जाता है। जिन लोगों को याद नहीं है मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और AlCl3 में उसने तीनों एक एक क्लोरीन के साथ शेयर कर रखे हैं। तो AlCl3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6, यानी कि अभी भी ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ ना इसका, 2 इलेक्ट्रॉन की तो अभी भी कमी है। सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और लोन पेयर एक्सेप्टर्स को लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहता है ऑक्टेट हो जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कहीं से भी। तो जैसे ही AlCl3 को इसकी प्रेजेंस में लाएंगे ना, तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इस Cl को, ये वाला जो क्लोरीन है, इस Cl को हेट्रोलेटिकली अपनी तरफ पुल कर लेगा। मतलब ये वाला बॉन्ड हेट्रोलेटिकली टूटेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएंगे और क्लोरीन उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके एल्युमिनियम पे चला जाएगा। अब अगर क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके Al पे चला गया तो ये खुद तो बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, लेकिन इस प्रोसेस में इस कार्बन पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ये CO पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो रिंग के ऊपर लग जाएगा COCH3, और जब COCH3 ने रिंग पे अटैक करा तो वहां से H निकला होगा, वो H इस निकलने वाले Cl के साथ HCl बना। मतलब देखो वो H जो निकलेगा ना, वो बाद में AlCl4 नेगेटिव के पास जाएगा और वहां से अपना Cl वापस निकालेगा, तो HCl बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो इसमें सिर्फ एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं। एरोमेटिक कीटोन्स या एराइल कीटोन्स मतलब है रिंग के ऊपर डायरेक्टली C डबल बॉन्ड, रिंग के ऊपर डायरेक्टली कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये नोट करिए। इस फाइनल प्रोडक्ट का बनने वाले कीटोन का नाम खुशी आप बताओ। मृणालिनी, विशेष, वंशिका बताइए। प्रगत, तुषार, जिया, नहीं मालूम? शशांक, निखिल, इसका नाम है एसिटोफिनोन। फिनाइल रिंग के ऊपर ओन इस फिनोन, और 2 कार्बन के लिए टर्म यूज होती है एसिड, ACET, जैसे 2 कार्बन वाला एसिड इज एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड इज एसिटाल्डिहाइड, समझ गए? 2 कार्बन वाला इथाइन इज एसिटिलीन, ठीक है। सो ऐसी 2 कार्बन वाला कीटोन इज एसिटोफिनोन, तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। सिक्स्थ प्रिपरेशन पे आते हैं। फ्रॉम साइनाइड्स, इसके अंदर हम 2 पार्ट्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों। नोट कर लिया ना ये पूरा? देखिए फ्रॉम साइनाइड्स के अंदर ए पार्ट इज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। लिखे इसमें when cyanides are selectively reduced सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए, मेरे बीच में नेट चला गया था। आपने हेडिंग डाली श्रेया? यस, हेडिंग डाल दी थी। लिखिए दोबारा बोलता हूं। when cyanides are selectively reduced
with SnCl2 in presence of HCl, SnCl2 in presence of HCl, SnCl2 in presence of HCl, then initially the amines are obtained. देखिएगा मैंने क्या बोला है, amines नहीं बोला, amines बोला है. Then initially the amines are obtained, which upon hydrolysis in acidic medium produce aldehydes. Hydrolysis in acidic medium, which upon hydrolysis in acidic medium produce aldehydes. करा नोट. अमाइंस तो आपने सुना होगा, आज मैं इमाइंस बताता हूं आपको क्या होता है. और सेलेक्टिव रिडक्शन किसे कहते हैं? देखिए साइनाइड्स होते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड है. दिस इज वन ऑफ द साइनाइड. ठीक है, क्या नाम है इस साइनाइड का? इथेन नाइट्राइल. दिस इज इथेन नाइट्राइल. C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. आपको पता है यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर मैं दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दूं, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं और 2H इस पे 2H इस पे, तो दैट वुड बी अ कंप्लीट रिडक्शन. वो कंप्लीट रिडक्शन कहलाएगा क्योंकि आपने सारी अनसैचुरेशन खत्म कर दी, बीच में आपने इसे कंप्लीटली सैचुरेट कर. लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ूं और एक को छोड़ दूं तो उसे बोलेंगे कंट्रोल्ड रिडक्शन या सेलेक्टिव रिडक्शन. मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करा, एक को छोड़ दूं. ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि हम कंट्रोल करते हैं इसे. एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट रिडक्शन कैरी आउट करते हैं. कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करके उसके बाद रुक जाते हैं. समझ रहे? तो यहाँ पे SnCl2 in presence of HCl ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ये कभी भी बहुत सारे पाई बॉन्ड में से सिर्फ एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है. देखो क्या होता है, SnCl2 पहले HCl के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस SnCl4 plus H2. SnCl2 will initially react with 2 moles of HCl to produce SnCl4 plus H2. अब ये जो 2H लिबरेट हुए हैं ना, ये H 2H इनमें से एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा और बीच का एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है, 2H अवेलेबल है तो दोनों पे एक H आ जाएगा, बीच का एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा. ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH. इसे बोलते हैं इमाइंस. इमाइंस अमाइंस से एक स्टेप पीछे मिलते हैं. मतलब अगर मैं इसे एक बार और रिड्यूस कर दूं ना, एक H इस पे एक H इस पे, तो CH2NH2 हो जाएगा, वो अमाइन हो जाएगा. अमाइन कंप्लीट रिडक्शन से अमाइन बनता, लेकिन मैंने बीच में ही रिडक्शन रोक दिया तो इमाइन बन गया. ठीक है, अब मैं इसको वाटर से हाइड्रोलाइज करूं. देखो ये भी चीज याद रखिएगा, शायद मैंने पहले भी कभी बताई होगी कि जब आप किसी सिंगल बॉन्ड पे हाइड्रोलिसिस करते हो ना, मान लीजिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, इस पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर का H एक पे चला जाता है, OH दूसरे पे चला जाता है. वाटर हमेशा H और OH में स्प्लिट होता है. लेकिन अगर डबल बॉन्ड पे हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो वाटर कभी H और OH में स्प्लिट नहीं होता, बल्कि O अलग हो जाता है और दोनों H अलग हो जाता है. वाटर फिर O और H2 में स्प्लिट होता है. सही है, डबल बॉन्ड पे हमेशा कभी भी देखना. तो यार डबल बॉन्ड पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ऐसे में वाटर के दोनों H इस पे आ जाएंगे और O इस पे आ जाएगा. तो देखिए इसके ऊपर O डबल बॉन्ड O बना लेगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड और ये बन जाएगा अमोनिया NH3. सही है, सो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया. सबसे पहले एक बार फिर से देखिए, पहले हमने साइनाइड्स का कंट्रोल्ड रिडक्शन या सेलेक्टिव रिडक्शन करा SnCl2 और HCl. अगर आप यहाँ पे निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम लेके रिडक्शन करते तो फिर दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते, CH2NH2 बन जाता, अमाइन बन जाता. हमें अमाइन तक पहुंचना ही नहीं देना. ठीक है, हमें इमाइन बना के फिर बीच में उसका हाइड्रोलाइसिस कर देना है डबल बॉन्ड. अमाइन बन गया तो फिर तो अनसैचुरेशन ही खत्म हो जाएगी. सही है, तो ये याद रखिएगा, हमें सेलेक्टिव रिडक्शन करना है
उसके बाद जो ये डबल बॉन्ड डेवलप होगा सी और एन के बीच में, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो O इस पे आ जाएगा वाटर का, और दोनों H इस पे आ जाएंगे, ये एल्डिहाइड हो गया। तो बताइए सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस Yes. नोट करिए इसे। हाँ जी, सर इसमें जो NH ग्रुप लगा हुआ है वो इमाइन होता है या फिर पूरा कंपाउंड? CH डबल बॉन्ड NH इसे इमाइन बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप होता है। C और N के बीच में जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा C और N के बीच में, वो इमाइन है। ट्रिपल आ गया तो साइनाइड है, और CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 आ गया तो अमाइन है। सर इसका नाम क्या होगा जो इमाइन से बनेगा? इमाइन में इसका नाम होगा इथेन इमाइन। इथेन इमाइन। इमाइन में जो इमाइन बोल रहे हैं ना, इमाइन में डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, तो हम सिर्फ 2 कार्बन के लिए इथेन यूज करेंगे। इथीन तो आप तब बोलते हो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो दैट्स व्हाई इथेन इमाइन। सबने नोट करा? यस देखिए ये ए पार्ट था। साइनाइड से एक और मेथड होता है, बी पार्ट लिखिए। बी पार्ट में कोई हेडिंग नहीं डालनी, सीधे थ्योरी लिखना स्टार्ट करिए बी के अंदर। when cyanides are treated with Grignard reagent, cyanides are treated with Grignard reagent, followed by acidic hydrolysis, followed by acidic hydrolysis, followed by acidic hydrolysis, then ketones are obtained. Ketones are obtained. देखिए जो ए पार्ट था ना, उसमें हमने साइनाइड से, स्टीफन्स रिडक्शन में साइनाइड से एल्डिहाइड बन गई। बी पार्ट में साइनाइड से कीटोन बन, तो साइनाइड से आपके पास दोनों ऑप्शंस, ठीक है। जैसे रोजनमैन उसमें था, एसिड क्लोराइड में भी मैंने जो रोजनमैन रिडक्शन करवाया था उसमें एल्डिहाइड बनते थे, लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको रोजनमैन रिडक्शन के बाद डायल काल कैडमियम बताया था उसमें कीटोन बनते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, रिएक्शन सिंपल है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। देख लेना पहले, इसको हम किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr से रिएक्ट करवाते हैं। अब इन दोनों ही मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन एनालाइज करें। इसमें नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम मेटल है इसलिए इस पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव होता है, सही है। ये मिथाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव को देखते ही यहां से निकल के इसके नीचे अटैक कर देगा, और जब मिथाइल ने यहां अटैक करा तो ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन पे बचा हुआ MgBr आ जाएगा। आप देखो क्या बने, CH3 C के नीचे अटैक कर दिया इस CH3 ने, यहां पे डबल बॉन्ड N और N पे आ गया MgBr, एडिशन हो गई, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐड हो गया। मिथाइल चला गया कार्बन पे, MgBr चला गया नाइट्रोजन पे, और बीच का एक बॉन्ड टूट गया। अब हम इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, और ये याद रखिएगा, आप बड़ी जल्दी आ गए, अभी टाइम दूसरा बैच चल रहा है पिछला वाला, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड पे याद रखिएगा, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोलिसिस मैंने अभी बताया, जब डबल बॉन्ड पे हाइड्रोलिसिस होती है तो वाटर H और OH में नहीं, O एक तरफ और दोनों H एक तरफ, इस तरह से स्प्लिट होता है। तो O आ जाएगा इस पे और दोनों H आ जाएंगे इस पे, सही है। तो ये क्या बन गया लेफ्ट वाला, बताओ। इसकी C के ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये कीटोन बन जाएगा ना,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Mg के एक तरफ Br एक तरफ NH2 MgBr NH2। सो इस केस में आपको कीटोन मिलते हैं, ये नोट करिए। अभी भी हमारी 2 प्रिपरेशंस और बची हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हें हम संडे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डन सर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, बाकी हम संडे को कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening, sir. Have a good day. गुड इवनिंग। वेलकम।